18 जाने जा चुकी हैं, ज्यादातर मासूम बच्चे। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर जो हुआ उसने सिर्फ एक इलाके को नहीं, पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उषा मेहता मार्ग पर बनी 3 मंजिला इमारत कुछ ही मिनटों में आग और धुएं की गिरफ्त में आ गई। ऊपर लाइब्रेरी, कोचिंग और एनिमेशन स्टूडियो में मौजूद छात्र और कर्मचारी अंदर फंस गए। सब चीखते पुकारते रहे, अपने माँ बाप को, अपने करीबियों को बुलाते रहे कि बचा लो। नीचे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। धुआं इतना घना था कि कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग आग की गिरफ्त में आ गई, जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो छत थी उसका दरवाजा बंद था, वरना बच्चे वहां से निकलकर कहीं और निकल जाते। जब तक हम फिलहाल ये खबर शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक 15 से ज्यादा आंकड़ा बढ़कर 18 से 20 तक पहुंच चुका है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। कई लोग घायल हैं, कई परिवार अभी भी सदमे में हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आग की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी भी है जो हर बड़े हादसे के बाद जागता है और कुछ दिनों बाद फिर से सो जाता है। हर बार एक जैसी तस्वीर सामने आती है, आग लगती है, लोग फंसते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, फायर सेफ्टी की समीक्षा होती है, मुआवजे का ऐलान होता है और फिर हम अगले हादसे का इंतजार करने लगते हैं। कभी किसी होटल में आग लगती है, कभी किसी अस्पताल में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। लेकिन अलीगंज का, लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का यह हादसा सिर्फ आंकड़ों में दर्ज होने वाली एक और घटना नहीं है। इसके पीछे कई सवाल है, ढेरों सवाल है और कई ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हमने पिछले हादसों से आखिर सीखा क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। सीधे खबर पर आते हैं। दोपहर का समय था, बिल्डिंग के अंदर रोज की तरह काम चल रहा था। नीचे पेट शॉप और क्लिनिक खुले हुए थे। ऊपर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग चल रही थी। उसी परिसर में हेड हॉपर स्टूडियो भी था, जहां 3D आर्ट और गेमिंग से जुड़ा काम होता था। छात्र पढ़ रहे थे, कर्मचारी अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद सब कुछ बदलने वाला है। आग कैसे लगी, इसे लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट शॉप में काम करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और वहीं से आग ऊपर की तरफ फैल गई। वहीं एक अन्य कर्मचारी ने दावा किया है कि नीचे लगे एसी में खराबी थी और इसको लेकर पहले भी शिकायत की गई थी। फिलहाल आग की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक बात साफ है, जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहले धुआं उठा, फिर आग बढ़ी, फिर लोगों को समझ आया कि मामला गंभीर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर मौजूद लोगों को समझ नहीं आया कि बाहर कैसे निकला जाए। कुछ छात्रों ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया, उन्हें लगा शायद वहां धुएं से बच सकेंगे। कुछ खिड़कियों तक पहुंच गए, कुछ लगातार मदद के लिए चिल्लाते रहे। नीचे मौजूद लोग भी घबरा गए। आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कई लोग ऊपर ही फंसे रह गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान एक युवक ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर जा गिरा। उसके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उस वक्त उसके सामने एक ही विकल्प था, या तो आग और धुएं के बीच फंसे रहो या फिर जान बचाने की कोशिश करो। यही तस्वीर इस हादसे की भयावहता को समझाने के लिए काफी है। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, हालात और गंभीर होते गए, खराब होते गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग को खबर दी गई। दोपहर करीब 3 बजे फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद एक दो नहीं बल्कि 14 फायर टेंडर लगाए गए। एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी मौके पर पहुंचा। आसपास के इलाका खाली कराया गया। पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें अलर्ट पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आग नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती धुआं था। धुआं इतना ज्यादा था कि फायर कर्मियों को अंदर पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही थी। कई जगह कुछ फीट दूर तक देखना भी मुश्किल था। ऐसे में राहत बचाव अभियान और मुश्किल हो गया। आखिरकार फायर टीम ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार तोड़ने का फैसला किया। दीवार को 2 जगह से तोड़ा गया। वीडियो में फायर कर्मी हथौड़ों और मशीनों की मदद से रास्ता बनाते दिखाई दिए। इसके बाद दूसरी तरफ से अंदर घुसकर एक एक कमरे की तलाशी शुरू हुई। हर कमरे में ये डर था कि कहीं कोई छात्र या कर्मचारी फंसा ना हो। इस दौरान बाहर खड़े परिवारों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमबाग से पहुंचे प्रभुजोत सिंह ने बताया कि उनका बेटा इसी बिल्डिंग में काम करता था। दोपहर करीब 2:15 बजे बेटे का फोन आया और उसने कहा, पापा बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई है। इसके बाद संपर्क टूट गया। सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी। कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, वहां मौजूद कई परिवारों की हालत ऐसे ही थी। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा था, कोई बेटी को, कोई अपने भाई को, कोई अपने दोस्त को। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक चलता रहा। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बाद में एनडीआरएफ की टीमें मौके पहुंची। एक एक कमरे और वॉशरूम की तलाशी ली गई। धुएं को बाहर निकालने के लिए एग्जिट फैन लगाया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीद की जगह डर बढ़ता गया। फिर अंदर से शव निकलने शुरू हुए। यहीं से
यह हादसा एक त्रासदी में बदल गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, घायलों को अस्पताल भेजा गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कई बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। घायलों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों तथा घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। लेकिन हादसे के बीच सबसे बड़ा सवाल कि ये हुआ कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल आखिर इसे रोका क्यों नहीं जा सका। जिस बिल्डिंग में रोज इतने छात्र आते थे वहां फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे? क्या फायर अलार्म काम कर रहे थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट था भी? क्या कभी ये चेक भी किया गया था कि वहां एक समय में कितने लोग मौजूद रहते हैं? क्या फायर एनओसी की नियमित जांच हुई थी? अगर हुई थी तो फिर लोगों को जान बचाने के लिए खिड़कियों तक से क्यों कूदना पड़ा, क्यों भागना पड़ा, क्यों वॉशरूम में जाकर खुद को बंद करना पड़ा? यही सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुई भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहां भी कई जाने गई थी, वहां भी सुरक्षा पर सवाल उठे थे, वहां भी जांच बैठी थी, वहां भी कार्रवाई के वादे हुए थे। अप्रैल 2026 में लखनऊ के विकास नगर इलाके में ही आग लगी थी जिसमें करीब 300 घरों को राख कर दिया था। हजारों लोग बेघर हो गए थे, सिलेंडर फटे थे, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। तब भी कहा गया था कि फायर सेफ्टी पर ध्यान दिया जाएगा, तब भी समीक्षा हुई थी, तब भी वादे हुए थे। लेकिन क्या बदला? अगर सच में सबक लिया गया होता है इन तमाम घटनाओं से, लखनऊ में और भी पहले तमाम घटनाएं हुई हैं, तो शायद आज अलीगंज में फायर कर्मियों को दीवार तोड़कर अंदर नहीं जाना पड़ता और इतनी लाशें नहीं निकलती, इतने बच्चों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ये सिर्फ दिल्ली लखनऊ की बात नहीं है, पूरे देश की है। समस्या सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट या एक खराब एसी की नहीं है, समस्या हमारी आपकी सोच की है, जिम्मेदारों की सोच की है। हम फायर सेफ्टी को तब याद करते हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। स्कूल हो, कोचिंग सेंटर हो, अस्पताल हो, मॉल हो, ऑफिस हो, हर दिन वहां सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। लेकिन अगर अचानक आग लग जाए तो कितने लोगों को पता होगा कि बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है? कितनी जगहों पर फायर ड्रिल होती है? सवाल ये भी है कितनी इमारतों में लगे फायर अलार्म सही से काम करते भी हैं? कितनी जगहों पर आग बुझाने वाले सिलेंडर सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, बल्कि इस्तेमाल के लायक होते भी नहीं। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। और गलती सिर्फ बिल्डिंग मालिकों की भी नहीं, सवाल उन विभागों से पूछे जाने चाहिए जिनकी जिम्मेदारी ऐसी इमारतों की निगरानी करना है। फायर विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, कितने विभाग हैं? क्योंकि किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में सैकड़ों लोगों की आवाजाही एक दिन में शुरू नहीं हो जाती। इसके लिए मंजूरी ली जाती है, दस्तावेज जमा होते हैं, जांच होती है, एनओसी जारी होती है, दुनिया भर की तमाम एनओसी ली जाती हैं। ऐसे में अगर कहीं फायर सेफ्टी के नियम पूरे नहीं थे तो उसे चलाने की अनुमति कैसे मिली? अगर बिजली या एसी को लेकर पहले शिकायतें हुई तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर रोज बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी वहां आते थे तो सुरक्षा जांच आखिरी बार कब हुई थी? लखनऊ के इस मामले में आग लगने की असली वजह जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन देश में होने वाले ज्यादातर ऐसे हादसों की जड़ में एक बात हर बार दिखाई देती है, नियमों की अनदेखी। फायर सेफ्टी को कागजी औपचारिकता समझ लेना, इमरजेंसी एग्जिट का बंद होना, बिजली के सिस्टम की समय पर जांच ना होना और क्षमता से ज्यादा लोगों का एक ही बिल्डिंग में मौजूद होना। हर हादसे के बाद यही सवाल उठते हैं और हर हादसे के बाद इन्हीं सवालों के जवाब कहीं फाइलों में दबा दिए जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि फायर सर्विस को मजबूत बनाने के लिए सरकारें लगातार बजट भी दे रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों में फायर सर्विस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। नए फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, आधुनिक उपकरण खरीदे जा रहे हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और रेस्क्यू मशीनें बढ़ाई जा रही हैं। फायर कर्मियों की ट्रेनिंग पर खर्च हो रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है तो फिर ऐसे हादसे बार बार हो क्यों रहे हैं? अगर नियम मौजूद है तो उनका पालन कौन करवा रहा है? और अगर सब कुछ कागजों पर सही है तो फिर हर बड़े अग्निकांड के बाद इतने लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? जो लोग जिम्मेदार हैं वो सिर्फ कागजों पे काम करेंगे या कुछ कागज के चक्कर में काम टाल देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। कागजों में व्यवस्था मजबूत दिख सकती है लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है। अलीगंज की ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये बता रही है कि लापरवाही की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ये बता रही है कि फायर सेफ्टी कोई कागजी औपचारिकता नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। और यह हादसा एक बार फिर वही सवाल छोड़ गया है, आखिर कब तक हम अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखेंगे? कितनी और इमारतों में आग लगी, कितने और बच्चे, कितने और लोग जान गंवाएंगे, कितने और परिवार उजड़ेंगे और कितनी बार हम सिर्फ जांच और मुआवजे के भरोसे खुद को दिलासा देते रहेंगे? तमाम सवाल है जिनकी अभी जवाब बाकी हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, लखनऊ का प्रशासन क्या जवाब देता है। सबकी नज़र इस पर रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी। जो जवाब है वो हम इंतज़ार करेंगे कि कब आते हैं, कैसे आते हैं, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप ये जो लापरवाही हुई, जो घटना हुई है,
और आपके आसपास जो फायर सेफ्टी के नियम उनका कितना पालन होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।